जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें और आप दिन प्रतिदिन प्रगति के रास्ते पे चलें, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। हम भारतीय राजनीतिक विचारकों पे चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा के दौरान अब तक हमने महात्मा गांधी, कौटिल्य, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद पर चर्चा कर ली। आज हम एक नए राजनीतिक विचार के साथ चर्चा करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो उनका पूरा नाम है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके बारे में अध्ययन करना है। एक ऐसे विचारक के बारे में अध्ययन करना है जिन्होंने निम्न जाति में जन्म लिया, लेकिन कार्य ऐसे महान किए कि आज हम उन्हें एक महान राष्ट्रवाद के रूप में, एक महान कानूनविद के रूप में, भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद करते हैं। अभाव में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, तो हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में करें। इनका जन्म, जो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर हैं, उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को महू नामक एक स्थान है, उस महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और ये महू नामक स्थान जो है वो वर्तमान महाराष्ट्र में है। तो जन्म हो गया 14 अप्रैल 1891 में महू, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था रामजी सकपाल, खुद का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, पिता का नाम लगाते बीच में। अंबेडकर इनकी जाति है। पिता का नाम रामजी सकपाल है। माता जो थी उनका नाम भीमाबाई। माता भीमाबाई, 2 बार विवाह हुआ। पहली पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद डॉक्टर सावित्री के साथ इनका विवाह हुआ। 6 वर्ष की जब इनकी आयु थी, जब अंबेडकर 6 वर्ष के थे, तब इनके पिता का देहांत हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, यानी अल्प आयु में। एक बड़ा परिवार था, निम्न वर्ग में दलित परिवार था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो गई, 6 वर्ष के थे, तो इनकी स्थिति और क्या हो गई, बिगड़ गई। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर को क्या हुआ, इनकी मां के देहांत के बाद इनकी जो बुआ थी, इनकी बुआ, इनका नाम मीराबाई था, और जो इनकी बड़ी बहनें थी, उन बड़ी बहन ने क्या किया, इनका पोषण, लालन पालन किया है, इनका पोषण किया है, इनको अपने यहाँ रखा। यानी अल्प आयु में मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को इनकी बुआ मीराबाई के सानिध्य में रखा गया। उनके यहीं पे उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। बड़ी बहनों ने इनका क्या किया, आर्थिक सहयोग दिया है। उसके बाद पढ़ने में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। यद्यपि इनका पग पग पर शोषण हुआ है, इनको अनेक बार छुआछूत का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि इनको कक्षाओं में नहीं बैठने दिए जाते थे, कक्षा के बाहर बैठा करते थे। कोई इनके साथ खेला नहीं करता था, इनके साथ इनके पात्रों में पानी नहीं पिया करता था। इतनी छुआछूत का सामना करने के बाद, इतना अपमान का जनक व्यवहार सहन करने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपना अध्ययन जारी रखा। और 1912 में इन्होंने क्या किया, बम्बई से 1912 में बम्बई से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली, यानी बीए पास कर ली इन्होंने 1912 में। लेकिन ये आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पढ़ना चाहते थे, इंटेलिजेंट भी थे, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इसलिए एक बड़ौदा राज्य था, उस समय राज्य हुआ करता था बड़ौदा, आजकल गुजरात में है। ये बड़ौदा राज्य था। इस बड़ौदा राज्य में क्या करने लग गए, ये कलर की एक
बाबू की नौकरी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो कमजोर थी, इसलिए इन्होंने बड़ौदा राज्य के यहाँ नौकरी कर ली। लेकिन बड़ौदा राज्य के जो राजा थे वो इनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़ौदा राज्य के जो राजा थे, बड़ौदा राज्य के राजा ने उन्होंने क्या कर दी, उन्हें पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी कि आप पढ़िए, मैं आपको स्कॉलरशिप देता हूँ, छात्रवृत्ति देता हूँ। इसलिए ये 1913 में 1912 में बम्बई से स्नातक किया। बड़ौदा के यहाँ उन्होंने कलर की नौकरी ज्वाइन कर ली। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर 1913 में ये अमेरिका पढ़ने गए, यानी विदेश पढ़ने गए, और वहां जाकर अमेरिका का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है कोलंबिया विश्वविद्यालय। अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 में डॉक्टर साहब ने क्या कर लिया, एडमिशन लिया। किस आधार पर लिया? क्योंकि उन्होंने बड़ौदा राज्य के राजा ने इनको स्कॉलरशिप दी, पढ़ने का पैसा दिया, इसलिए 1913 में डॉक्टर साहब पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में वहाँ अध्ययन किया। याद ये भी रखना है कि आज वर्तमान समय में कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। विश्व के पहले छात्र जिनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या है, आज भी मूर्ति लगी हुई है। इतने विद्वान थे, इतने इंटेलिजेंट थे डॉक्टर साहब, और इतना विश्व में अपना नाम कमाया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ इनकी क्या लगवाई है, एक बहुत विशाल मूर्ति अपने क्या लगाई है, प्रांगण में लगा रखी है। ठीक है, या फिर इसी विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। किस विश्वविद्यालय से? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। वहीं स्नातक पीजी की कोलंबिया विश्वविद्यालय से, और कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाद ही क्या की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद इनकी स्कॉलरशिप पूरी हो गई, ये वापस भारत आ गए। लेकिन ये क्या बनना चाहते थे? इनकी रुचि थी वकील बनने में, अर्थात ये वकालत करना चाहते थे, वकालत करना चाहते थे, इसलिए ये और अध्ययन करना चाहते थे। लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं थी, वापस भारत लौटे। भारत लौटने के बाद वापस बड़ौदा राज्य ने छात्रवृत्ति प्रारंभ की, और ये फिर वकालत करने के लिए कहाँ गए? ये वकालत करने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। यानी पीएचडी कर ली इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से, लेकिन उसके बाद वकालत करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? ये ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन जाकर के क्या करते हैं? ये वकालत की डिग्री प्रारंभ करते हैं। भारत वापस आते हैं, और भारत आकर के क्या करते हैं? ये इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र विषय के क्या बन जाते हैं? बंबई विश्वविद्यालय में ये बनते हैं प्रोफेसर, यानी कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं। इकोनॉमिक्स विषय में ये अध्ययन करवाते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनते हैं अम्बेडकर साहब। तो 1912 में बंबई से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। बड़ौदा राज्य में कलर की नौकरी की। 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन लिया, वहीं से उन्होंने पीएचडी की। भारत वापस आए, भारत वापस आकर के फिर ये क्या हुए, ये पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, और ब्रिटेन में इन्होंने वकालत की शिक्षा पूरी की। वकील बनकर के भारत लौटे, लेकिन वकालत ना करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने अध्ययन कराना प्रारंभ किया और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लग गए। जब यहाँ कार्य करने लगे तो इस समय भी अंबेडकर साहब के सामने वही छुआछूत की स्थिति थी, वही दलित वर्गों का शोषण हो रहा था। यद्यपि राजनीतिक जागृति आ चुकी थी, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी दलितों के लिए उद्धार के कार्य भी कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर उनसे खुश नहीं थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। यानी 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की एक संस्था बनाई, और इसका काम था दलितों के लिए कार्य करना।
और बहिष्कृत अधिकारिणी सभा बना करके ये दलित उद्धार में काम करने लग गए, लोगों को संगठित करने लग गए, लोगों को जन जागृति का काम ये दलित वर्ग में करने लग गए। उसके बाद जैसा कि हमने गांधी जी के समय में पढ़ा था, 1930, 1931 और 1932 को 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनको हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो ब्रिटेन के लंदन में हुए थे। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें दूसरे में गांधी जी ने भी भाग लिया था। अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन तीनों सम्मेलनों में क्या किया था, भाग लिया था। किसका प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। यानी अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दलितों का क्या किया था, इन्होंने प्रतिनिधित्व डॉक्टर साहब ने किया है। कांग्रेस में सिर्फ एक सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में, वहां भी छोड़ करके आ गए थे। इसी सम्मेलनों के दौरान 1932 में डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने, जिसकी चर्चा हमने गांधी जी में की थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने क्या की, एक पंचाट घोषित किया जिसका नाम था सांप्रदायिक पंचाट। 1932 में ब्रिटेन सरकार ने एक सांप्रदायिक पंचाट घोषित किया और ये किसके प्रयासों से हुआ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से, उनकी मांग पर। इसमें क्या था, इसमें क्या किया गया, हिंदुओं में से दलितों को, हरिजनों को अलग कर दिया गया, अर्थात हिंदुओं से पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। पहले मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दिया 1909 के अधिनियम के द्वारा, और उसके द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। इस 1932 के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा हिंदुओं का भी विभाजन करने की कोशिश की अंग्रेजों ने, हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की, और इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया कि दलित ही खड़े होंगे, दलित ही उन्हें क्या करेंगे, वोट देंगे। यानी हिंदुओं में भी फूट डालने की कोशिश सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा की गई। लेकिन अंग्रेजों से ज्यादा इसके लिए किसने मांग की थी, अंबेडकर ने इसके लिए मांग की थी, और अंबेडकर की मांग के आधार पर सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड क्या करते, रेमजे मैकडोनाल्ड इसकी घोषणा कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, इसी समय 1932 में जो भारत के महात्मा गांधी जी थे, जो ब्रिटेन में 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन बीच सत्र में उनकी बात जब स्वीकार नहीं करी जाती तो वो वापस भारत आ जाते हैं। लेकिन जब भारत वापस आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके उन्हें कहा, महाराष्ट्र में यरवदा जेल है, और ये यरवदा जेल कहाँ है, पूना में है। पूना के यरवदा जेल में गांधी जी को क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग करने की एक राजनीति की गई है, गांधी जी क्या कहते हैं, यरवदा जेल में ही उनका तो सबसे बड़ा हथियार था, ब्रह्मास्त्र था, अनशन पर बैठ जाते हैं। कई दिन तक गांधी जी अनशन करते हैं, और अनशन के बाद क्या होता है, उनका जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। उसके बाद महात्मा गांधी के गिरते स्वास्थ्य को देख करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल ने प्रयास किया और अंबेडकर को मना करके क्या किया, गांधी के पास लेके गए। और इसी आधार पर क्या हुआ, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट, जिसको हम पूना समझौता भी कहते हैं, ये पूना समझौता हुआ। ये किस के बीच में हुआ, ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ। यानी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में पूना की यरवदा जेल में समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। और इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा सांप्रदायिक पंचाट को डॉक्टर साहब ने वापस ले लिया, सांप्रदायिक पंचाट समाप्त हो गया, और उसकी जगह हमने क्या कर दिया, हिंदुओं के अंतर्गत ही दलितों के लिए क्या कर दिए, स्थान आरक्षित कर दिए। यानी हमने निम्न वर्ग, जो दलित वर्ग था, जिसके लिए पृथक निर्वाचन की मांग अंबेडकर साहब कर रहे थे,
उनकी जगह हमने दलितों को सीटों में आरक्षण दे दिया कि जितनी सीटें हिंदुओं के लिए है उनमें से इतनी सीटें हम क्या करेंगे, दलित वर्ग को देंगे। और इस मांग पर अंबेडकर भी सहमत हुए। इस आधार पर 1932 में पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ और सांप्रदायिक पंचायत की समाप्ति हो गई। इसके बाद 1932 में पूरा समझौता हुआ। 1936 में इन्होंने क्या बनाई, अंबेडकर साहब ने अपना एक राजनीतिक दल बनाया, राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की अंबेडकर साहब ने 1936 में, यानी दलितों के मांगों को लेकर के, दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1924 में वो एक सामाजिक संस्था बना रहे हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और उसके बाद में क्या बना रहे हैं, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना वो कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी भारत विभाजन की बात की थी और पाकिस्तान की मांग की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना के दिया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो याद ये रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान की जो मांग थी, उस पाकिस्तान की मांग का डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या किया है, समर्थन किया है कि पाकिस्तान का निर्माण करना या भारत का विभाजन करना भारत के हित में होगा। ये किसने कहा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। यानी पाकिस्तान की मांग का अंबेडकर ने क्या किया है, समर्थन किया है, विरोध नहीं किया। सभी नेताओं ने विरोध किया है, लेकिन अंबेडकर का ये मानना था कि यदि मुस्लिम लोग क्या हो करना चाहते हैं, अपने लिए अलग देश बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए बना दिया जाए। ये भारत के हित में भी होगा और ये पाकिस्तान के हित में भी होगा ताकि शांति से रह सके। उसके बाद 1940 के अंतर्गत ही 1940 में ही इन्होंने एक और संस्था बनाई जिसका नाम था अनुसूचित जाति फेडरेशन, अनुसूचित जाति फेडरेशन। 1940 में इन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन नामक एक राजनीतिक जो था वो दूसरा बनाया। जो पहला राजनीतिक दल ये बन गया, दूसरा राजनीतिक दल भी यहाँ एक और बना दिया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को बनाई 36 में, 1940 में बना दी अनुसूचित जाति फेडरेशन नाम का एक और राजनीतिक दल बना दिया। उसके बाद 1945 में फिर एक सामाजिक संस्था का निर्माण करते हैं और उस संस्था का जो नाम था वो था पीपुल्स एक्शन सोसाइटी, पीपुल्स एक्शन सोसाइटी। इस नाम की एक क्या बनाते हैं, एक सामाजिक संस्था बनाते हैं, पीपुल्स एक्शन सोसाइटी नाम की एक राजनीतिक जो सामाजिक संगठन है उसकी स्थापना करते हैं अंबेडकर साहब 1945 में। ठीक है, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सामाजिक संस्था बना रहे हैं। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत इनके प्रयासों से आया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर नामक एक राजनीतिक पार्टी बनाई। 40 में पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। 40 में ही एक अनुसूचित जाति फेडरेशन नामक एक दूसरा राजनीतिक दल बनाया। 1945 में पीपुल्स एक्शन सोसाइटी की इन्होंने क्या की, स्थापना की। यानी अनेक सामाजिक और राजनीतिक संगठन अंबेडकर ने बनाए हैं। एक मूक नायक नाम का एक अखबार भी इन्होंने निकाला है, जो किसके लिए निकाला है, इन्होंने दलितों की बात करने के लिए, दलितों की मांग करने के लिए मूक नायक नाम का एक संगठन भी बनाया है। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, यानी भारत का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनी थी। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष तत्कालीन वाइसराय थे और इसके उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री किसको बनाया गया था, पंडित नेहरू को बनाया गया था। गृह मंत्री सरदार पटेल को बनाया गया था। इसी दौरान भारत इस अंतरिम सरकार में 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का विधि मंत्री बनाया गया था।
यानी कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब? 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को भारत का कानून मंत्री बनाया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा क्या बनी? हमारी एक संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ और उसी के तहत ही अंतरिम सरकार बनी। इस संविधान सभा के जब गठन हुए तो संविधान सभा में के जब चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई से चुनाव लड़े संविधान सभा के लिए, लेकिन बंबई से चुनाव में अंबेडकर क्या हो गए? चुनाव हार गए। डॉक्टर अंबेडकर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के गठन में चुनाव लड़ते हैं, बंबई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। फिर ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं दोबारा। अब इस बार कौन चुनाव लड़ाता है? इस बार मुस्लिम लीग की सीट से, यानी मुस्लिम लीग अपनी एक सीट छोड़ करके क्या करती है? बंगाल से चुनाव लड़ाती है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन फिर इनका दुर्भाग्य 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ और भारत विभाजन में सबसे ज्यादा जो विभाजन हुआ वो बंगाल और पंजाब का हुआ। बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल आज हमारे भारत के पास है और पूर्वी बंगाल किसके पास चला गया? पूर्व पाकिस्तान के पास चला गया, जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। इस बंगाल का जिस सीट से अंबेडकर ने चुनाव जीते थे वो विभाजन के बाद कहाँ चली गई? पाकिस्तान चली गई। इसलिए इनकी सीट फिर क्या हो गई? रिक्त हो गई। इनके संविधान के बारे में ज्ञान को देख करके, इनकी महानता को देख करके, इनकी विद्वता को देख करके संविधान सभा में लिया जाना था। इसलिए संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था B.N. राव। B.N. राव ने सलाह दी कि डॉक्टर अंबेडकर को भी क्या लिया जाए? संविधान सभा में लिया जाए। इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन जो बंबई था, ध्यान, बंबई पहले एक राज्य था, तत्कालीन बंबई राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था B.G. खरे। B.G. खरे से सिफारिश की कि क्या कीजिए, आप अंबेडकर साहब को चुनाव में क्या कीजिए, अपनी सीट से चुनाव लड़वा करके हमारे यहाँ भेजिए। इसलिए B.N. राव की सलाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश के आधार पर बंबई से डॉक्टर अंबेडकर पुनः चुनाव जीत करके संविधान सभा में शामिल होते हैं। यानी अंबेडकर कांग्रेस और गांधी के कट्टर आलोचक रहे उनकी दलितों की नीतियों को देख करके, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने ही संविधान सभा में अंबेडकर को शामिल करवाया, जब वो 2 जगह से चुनाव हार जाते हैं, एक सीट पाकिस्तान चली जाती है। तो अंतरिम सरकार में कानून मंत्री बनते हैं। जब संविधान सभा बनती है तो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 में होती है, उस प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को बनाया जाता है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने भारत के संविधान को दिशा और दशा दी, एक महान संविधान हमें बना करके दिया। इसलिए अंबेडकर को हम क्या कहते हैं? भारत के संविधान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के बाद आपको पता है 1952 में भारत के प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए। पहली बार चुनाव करवाए 1952 में। प्रथम लोकसभा चुनाव में डॉक्टर साहब क्या हुए? बंबई से चुनाव लड़ते हैं, वापस चुनाव लोकसभा के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अंबेडकर फिर क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक अंबेडकर का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन वो भी कभी उनसे हार नहीं मानते। 1952 में प्रथम लोकसभा में बंबई से चुनाव लड़े, लेकिन क्या हो गए? लोकसभा के चुनाव हार गए, राजनीतिक जीवन समाप्त। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली कांग्रेस सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू जी को और भारत के जो जितने भी बड़े नेता थे उनको पता था कि अंबेडकर का लोक संसद में होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने ज्ञान से हमारे राष्ट्र के योगदान में बहुत अधिक राष्ट्र के विकास में बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं। इसलिए क्या किया गया? जब वो लोकसभा के चुनाव हार गए तो
कांग्रेस के द्वारा उन्हें राज्यसभा में क्या करवाया गया, राज्यसभा में उन्हें मनोनीत करवाया गया और वो जब तक जीवित रहे तब तक क्या रहे, वो राज्यसभा के सदस्य रहे। यानी चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस उसे किस में लेकर के आती है, राज्यसभा में लेकर आती है। कहने का मतलब यह है कि पहले के जो राजनेता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो आज की तरह उनमें किसी प्रकार की आपसी दुश्मनी नहीं थी, उनमें मतभेद थे, उनमें मनभेद नहीं थे, वैचारिक भिन्नता थी। ने अंबेडकर की कांग्रेस और ने गांधी के प्रति दलितों की नीतियों को लेकर के विचार था, लेकिन अंबेडकर गांधी का बहुत अधिक सम्मान भी किया करते थे। कांग्रेस की नीतियों से, दलितों की नीतियों से वो क्या थे, परेशान थे, नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्र की नीतियों और देश की आंदोलन, उनकी भूमिका को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा सराहना भी की है। तो राज्यसभा में सदस्य के रूप में वो चुने गए और कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने मनोनीत करवाया, लंबे समय तक रहे। 1955 में उन्होंने एक संगठन, एक महासभा की स्थापना की, बुद्ध महासभा। उन्होंने 1955 में बुद्ध महासभा नामक एक संगठन बनाया और क्या कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। कब? उन्होंने क्या किया, 14 अक्टूबर 1955 में एक संगठन बना रहे हैं, बुद्ध महासभा। 14 अक्टूबर 1956 को क्या करते हैं, वो अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ, यानी अपने 5 लाख शिष्य थे, अनुयायियों के साथ क्या कर लेते हैं, वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, यानी बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, यानी हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ करके वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। कब? 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को वो स्वीकार कर लेते हैं। अंबेडकर साहब का एक प्रसिद्ध नारा भी था, अंबेडकर साहब ने एक बात कही भी थी कि मेरा जन्म, एक बहुत प्रसिद्ध नारा है उनका कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, इसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, इसमें मेरा कोई नियंत्रण था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। पहले ही कह दिया था कि मेरा हिंदू धर्म में जन्म हुआ, मेरा इसमें कोई नियंत्रण था। मैं दलित के घर में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई नियंत्रण था, लेकिन मैं मरते टाइम हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ऊंच नीच की जाति आधार पर बहुत सारी भिन्नताएं हैं, या ऊंच और नीच होती है, या मनुष्य मनुष्य में भेदभाव होता है, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा, हिंदू धर्म में तो नहीं मरूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म को अंबेडकर साहब ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसी आधार पर फिर वो 6 सितंबर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने क्या अपनाया, धर्म को अपनाया, और उसी समय क्या हुआ, सॉरी 14 अक्टूबर 1955 को उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और उसके बाद 6 सितंबर 1956 को दिल्ली में 6 सितंबर 1956 में इनका क्या हो गया, इस महामानव का, एक महान मनुष्य का, एक महान विधिवेता का, महान राष्ट्रभक्त का क्या हो गया, 6 सितंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। अब देखो इनके उपनाम की अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का मनु। अंबेडकर साहब को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, क्योंकि पहले हमारे जो नियम थे हिंदू धर्म के वो मनु ने बनाए, लेकिन उन मनु के द्वारा बनाए गए नियमों को किसने तोड़ा, अंबेडकर साहब ने तोड़ा। मनु ने एक किताब लिखी थी मनुस्मृति, और इस मनुस्मृति को जलाने वाले कौन थे, अंबेडकर थे, यानी उन जातीय प्रथाओं को तोड़ने वाले अंबेडकर थे। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का सामाजिक नीतियों को, सामाजिक नियमों का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसके अलावा इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, क्योंकि संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है दलितों का मसीहा, इन्हें दलितों का भगवान कहा जाता है, क्योंकि दलितों को संविधान में अधिकार दिलाने, संविधान में आरक्षण दिलाने, उनको समानता का अधिकार देने का जो श्रेय जाता है वो अंबेडकर साहब को जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दलितों का मसीहा भी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वच्छ रहो, संगठित रहो,
और शिक्षित बनो। स्वस्थ रहो, संगठित रहो, शिक्षित बनो का एक नारा भी दिया था। इस प्रकार हमने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को छूने की कोशिश की है। इस प्रकार उनके जन्म से लेकर के हम मृत्यु तक आए हैं। आज हमने इनका जीवन परिचय लिया है। अगली कक्षा में हम इनके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।